हेलो एंड वेलकम ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि हम प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे थे और उस प्लेन मिरर के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आज तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं उस पे एक्सरसाइज और उसमें मेनली वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली मैं क्वेश्चन दूंगा, आप पॉज करके उनको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो आपने लेक्चर्स बड़े अच्छे से समझे हैं, अगर नहीं आते तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइव करने की कोशिश करूंगा, लेक्चर्स को रिवाइव करने की कोशिश करूंगा सो दैट you can do it easily and smoothly, ठीक है ना। So let us start with question number 1 of plane mirrors and which is on the board। गौर से देखिएगा। Question is that दो plane mirrors दिए हैं M1 and M2, they are inclined at an angle of theta, ठीक है। अब कंडीशन ये दी है कि एक इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम एनी सोर्स एंड इट फॉल्स ऑन द मिरर एट पॉइंट P, ठीक है ना, और पॉइंट P पे रिफ्लेक्शन हो रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है अलोंग फॉर एग्जांपल PQ, ठीक है ना, एंड स्ट्राइक्स M1 एट पॉइंट Q। बात समझ आ रही है। I यहां से लेट सपोज इसको हम नाम देते हैं SP, लेट सपोज SP एक इंसिडेंट रे आती है विच इज पैरेलल टू M1। गौर से देखिए, दिस इज द ब्यूटीफुल कंडीशन दैट इज गिवन। ये जो SP रे है ये पैरेलल है बेटा जी M1 की, ठीक है ना, और जब भी P पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, P पे पहले इंसिडेंट हो रही है, वहां पे रिफ्लेक्शन होती है और अब ये अलोंग P क्यों रिफ्लेक्ट होती है और किस पे गिरती है, M1 पे, मिरर M1 पे, ठीक है ना, एंड इट्स इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एट पॉइंट Q। गौर से सुनिएगा। उसके बाद Q पे फिर से एक बार ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, एंड इट गोज बेसिकली अलोंग QR, ठीक है ना, इसको बस ऐसे PQR नाम देते हैं। सो इंसिडेंट रे SP व्हिच इज पैरेलल टू M1, ठीक है ना, parallel to M1, incident at point P at mirror M2 goes along PQ after reflection, then falls on mirror M1 and at point Q it again is reflected and goes along QR। ये QR के along जा रही है, ठीक है ना, and SP is parallel to M1 and QR is parallel to M2। यानी कि इंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है दूसरे मिरर के पैरेलल है। बात समझ में आ रही। आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली फाइंड द एंगल एट व्हिच द टू मिरर्स आर इंक्लाइंड सच दैट दिस कंडीशन अराइजेस कि इंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दूसरे मिरर के पैरेलल है। बात समझ में आ गई ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हम एज्यूम करते हैं कि यहां पे एंगल थीटा है बिटवीन टू मिरर्स, दिस थीटा इज टू बी कैलकुलेटेड, इसी को निकालना है। क्या अगर ये M1 और SP आपस में पैरेलल है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो गया? इतना तो आपको पता ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको बोलते हैं। बात समझ में आ रही। अगर RQ पैरेलल है बेटा जी M2 के, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां पे पॉइंट P पे रिफ्लेक्शन हो रही है, पॉइंट Q पे रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट मींस आई कैन ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर। ये नॉर्मल हो गया बेटा जी इसका, ये नॉर्मल इसका, ठीक है ना, एट पॉइंट P ऑन मिरर M2। और दूसरा नॉर्मल हम Q पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। गौर से देखिएगा, यहां पे इसको नॉर्मल डालते हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, एट पॉइंट Q। कोई मसला तो नहीं यहां तक। लेट्स अज्यूम दैट ये जो एंगल है ये अल्फा है। ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू राइट। तो ये भी बेटा जी अल्फा हो गया, कोई मसला तो नहीं, ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट ये यहां पे एंगल बीटा है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, ठीक, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और ये एंगल भी यहां पे कितना होगा फिर बेटा जी, इट विल बी आल्सो इक्वल टू बीटा, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। या अगर फॉर एग्जांपल हम इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे और इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे, गौर से सुनिएगा। देयर आर टू एंगल्स बेसिकली, एक तो ये वाला एंगल है जो हम निकालने की कोशिश करेंगे और ये वाला एंगल है जो हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। गौर से देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एंगल देखूं, ये थीटा है, अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालता हूं, ये अगर बेटा जी नॉर्मल है, क्या ये परपेंडिकुलर होगा यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक। तो थीटा किसके बराबर होगा, कैन वी राइट दैट थीटा इज इक्वल टोटल एंगल कितना बेटा जी 90 और ये वाला एंगल कितना बेटा जी बीटा, सो 90 माइनस बीटा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? दैट इज दिस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। अगर बेटा जी हम गौर से देखें, ये वाला एंगल हम कैलकुलेट करें, ये कितना होगा, ये यहां से ये एंगल भी कितना 90, क्योंकि ये नॉर्मल है। बात समझ में आ रही। अगर ये नॉर्मल है तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाले एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो
ये कितना 90। अगर हम इस वाले एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं 90, और ये कितना है बीटा, तो कितना बन गया बेटा जी 90 माइनस 90 माइनस एस 90 माइनस बीटा। बात समझ आ रही ना? ये भी 90 माइनस बीटा, ये थीटा भी 90 माइनस बीटा। उसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी क्या होगा बेटा जी, इट विल बी अगेन इक्वल टू एस, इट विल बी अगेन इक्वल टू थीटा। ये भी थीटा के बराबर है। सिमिलरली हम यहां पे भी देख सकते हैं, अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस अल्फा। दैट मींस अगर ये थीटा है, ये भी क्या है बेटा जी थीटा। तो गौर से देखिएगा, अगर हम इसको O मानते हैं, दैट मींस ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये बात समझ में आई ना कैसे? आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल दोनों साइड से 90 डिग्री होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ठीक है ना? तो वहां से एंगल का वैल्यू आ जाएगा आपको। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं नाउ, इन ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा जी, यस POQ। इसमें 3 एंगल्स बनते हैं, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। 3 बने ना, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, किसके बराबर बेटा जी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसके बाद 3 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ गया बेटा जी 60 डिग्री। दैट मींस दिस कंडीशन अराइजेस व्हेन द टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी इंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के पैरेलल। आप इसको जनरलाइज करके याद भी रख सकते हैं। ये किस एंगल पे होता है बेटा जी 60 डिग्री पे होता है। बात समझ में आ रही? 60 डिग्री 45 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सिंपल है, आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि दो प्लेन मिरर उसको किस एंगल पे हम इंक्लाइन करेंगे कि नंबर ऑफ इमेज जो होते हैं वो किसके बराबर होती है बेटा जी 3। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी इक्वल टू 3। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना? आपने इस चीज को डिस्कस भी करा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं आप, प्लेन मिरर्स, उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन देखी है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेट पढ़ा है। तो उसमें हमने देखा था कि दो प्लेन मिरर्स को किस एंगल पे इंक्लाइन करें 90 डिग्री में। बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन है, आपको ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसमें बेसिकली दो इमेज सुपर इंपोज होती है एक पॉइंट पे, ठीक है ना? तो वहां पे 3 इमेज टोटल में बनती है। असल में बनती कितनी है 4, लेकिन 2 सुपर इंपोज हो रही है वहां पे, तो 3 ही हम फिर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना? सो विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Question number 3 is basically एक प्लेन मिरर दिया है mm डैश, एक इंसिडेंट रे है बेटा जी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होके एक ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाती है ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने डाला यहां बेटा जी नॉर्मल एन डैश। गौर से देखिएगा, सो दिस इज एन डैश नॉर्मल। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि हम जो इंसिडेंट रे है इसको रोटेट कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। आई मीन से ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ओरिजिनल, आई फॉर इंसिडेंट, ओ फॉर ओरिजिनल, ठीक है ना? इसको हम बेटा जी रोटेट कर रहे हैं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी कितना रोटेट हो जाएगी 10 डिग्री, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो बचा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस यू आर राइट। अब देखिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी रोटेट हो जाएगी कितना बेटा जी 10 डिग्रीज, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, 10 डिग्रीज इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई मसला तो नहीं। द क्वेश्चन सेज दैट कि पहले तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाती थी ये रे, ठीक है ना? अब देखिए 10 डिग्री हट गई, आपको प्लेन मिरर को रोटेट करना है एट सच एन एंगल सच दैट जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना ये वापस जाएगी और फिर से ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये तो अभी पहले जा रही थी, अब 10 डिग्री रोटेट हो गई बिकॉज वी रोटेटेड द इंसिडेंस एंगल, सॉरी बेसिकली द इंसिडेंट रे, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी इन द अपोजिट सेंस इन ऑर्डर टू मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, अब जब ये 10 डिग्री रोटेट हो रही है, पहले ये ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाती थी सीधे ये रिफ्लेक्टेड रे, अब तो नहीं जाएगी क्योंकि 10 डिग्री डिविएट होगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। आपको मिरर को किस एंगल पे रोटेट करना है सच दैट ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना ये वापस जाएगी। पहले समझते हैं क्वेश्चन को
कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कब वापस जाएगी फिर से अपने पॉइंट पे। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट हुई है, 10 डिग्रीज। मेरी बात समझ आ रही है आपको, 10 डिग्रीज। तो आपको इसको जिस जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हुई है उसके अपोजिट सेंस में इसको रोटेट कराना है। बात समझ, इट वॉज रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रोटेट दिस अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द सेम अमाउंट। व्हाट इज दैट, 10 डिग्रीज। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको बेसिकली कैसे करना है, आपको मिरर को रोटेट करना है। तो आपको पता है कि अगर हम थीटा पे किसको रोटेट करते हैं, मिरर को, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा पे रोटेट होती है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, याद है ना आपको, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो उसका मतलब ये हुआ 2 थीटा कितना, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो रोटेट होती है। ये वही से दिया है, कितना रोटेट है ये, बेसिकली 10 डिग्री। दैट मींस आपको वापस 10 डिग्रीज लाना है। मेरी बात समझ आ रही है ना। ये 10 डिग्रीज आई है टुवर्ड्स मी, मुझे इसको ले जाना है 10 डिग्रीज बैकवर्ड्स, वापस ले जाना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा दिया है बेटा जी किसके बराबर, 10 डिग्रीज के बराबर। तो थीटा किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 5 डिग्रीज, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही ना, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। दैट मींस मिरर को किस एंगल पे रोटेट कराना है, आपको 5 डिग्रीज पे करना है। और किस डायरेक्शन में करना है, किस सेंस में करना है। ये तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी, आपको इसको वापस ले जाना है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मिरर को भी रोटेट करना है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जिस ओरिएंटेशन में मिरर को रोटेट करते हैं उसी ओरिएंटेशन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होती है। बात समझी कि नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर है हम इसको रोटेट करेंगे कितने एंगल पे बेटा जी, यस बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्रीज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, ये वापस जाएगी कितने एंगल पे बेटा जी, ये 5 पे रोटेट किया, ये 10 पे रोटेट हो जाएगी और ये ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। बात समझ में आ रही है ना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर कितना आएगा बेटा जी, 5 डिग्रीज पे इसको रोटेट करना है मिरर को, तब जाके जो रिफ्लेक्टेड रे है ना ये वापस उसकी आंख, ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाएगी। बात समझी कि नहीं। See, question number 5 is that, as clear from the diagram, mirror है, plane mirror mm dash, ये 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रहा है टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट चल रहा है टुवर्ड्स द मिरर विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या निकालना है, आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा, ये परपेंडिकुलर केस बन जाता है। इफ यू हैव मिस्ड माय लेक्चर यू कैन वॉच ऑप्टिक्स 05, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपली उस पर डिफाइन किया है हम कैसे वेलोसिटी के साथ डील करते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, वी हैव गॉट फार्मूला इन दैट केस, इट्स बेसिकली VO प्लस VI इक्वल टू आइस ऑफ VM। एंड इसके जो ऑप्शंस दिए बेटा जी, ऑप्शंस दिए यहाँ पे -7 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया है -6 मीटर पर सेकेंड, तीसरा दिया है -8 मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्थ इज गिवन +6 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द ऑप्शंस। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, परपेंडिकुलर केस के लिए। आप इजीली पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। अब देखिए VO कितना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है बेटा जी, +5, प्लस इमेज की आपको निकालनी है, इक्वल ट्वाइस ऑफ VM, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना बेटा जी 1, लेकिन 1 प्लस और माइनस, obviously minus because it is going towards the negative x direction. Object is going towards positive x direction, mirror is going towards negative. One sense is taken as positive, another sense is taken as negative. तो आ गया बेटा जी +5 plus VI equal to -2. VI will be equal to -2 -5. तो कितना आ गया, -7 मीटर पर सेकेंड। So this is basically the velocity of image. Obviously हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे अपने लेक्चर में, ठीक है ना। होपफुली अगर आपने इसको मिस करा है तो आप देखिएगा ऑप्टिक्स 05 बाय अमजद सर सिस्टमैटिक फिजिक्स। इसकी वेलोसिटी दी है बेटा जी, द वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और एक ऑब्जेक्ट भी है, उसकी वेलोसिटी भी दी है बेटा जी, which is inclined, the velocity is inclined, velocity vector is inclined at an angle of 45 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी दी है बेटा जी 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई मसला तो नहीं। तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल आपको इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, सिंपल, ठीक। गौर से देखिएगा, क्या हम इस वाली वेलोसिटी को रिजोल्व कर सकते हैं इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा जी S, अगर ये V0 है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस कंपोनेंट विल बी V0 cos ऑफ
45 डिग्रीज। बात समझ में आ रही? वी नॉट किसके बराबर 10√2 cos 45 1/√2, ये और ये कैंसिल तो कितना 10 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर है? वी नॉट साइन ऑफ 45, सबने पढ़ा है ना, यहां से थीटा से कॉस कंपोनेंट और थीटा लेस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, ठीक है ना। सो वी नॉट फिर से 10√2 और साइन 45 1/√2, तो कितना बेटा जी ये कैंसिल तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? कोई मसला तो नहीं इसमें? तो हमने इस चीज को डिस्कस करा है। जब ऐसा केस आएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले परपेंडिकुलर केस के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें हम फॉर्मूला लेते हैं VO प्लस VI इक्वल ट्वाइस ऑफ VM, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना बेटा जी, कौन सा कंपोनेंट लेंगे आप? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना +10 प्लस VI आपको निकालना है, इमेज की वेलोसिटी, ट्वाइस ऑफ VM। व्हाट इज VM हियर? इज इट बेटा जी -5 बिकॉज इट्स अगेन गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना। तो टोटल में कितना आ गया? VI विल बी इक्वल टू -10 तो कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। तो होपफुली आपने ये बात अच्छे से समझी होगी। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया? ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी। अब कौन सा कंपोनेंट लेंगे? यस पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट बिल्कुल सेम ही रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती है। पैरेलल कंपोनेंट कितना बेटा जी 10 मीटर पर सेकंड, तो बस यहां भी कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट में कोई वेरिएशन नहीं आती, हमने डिस्कस करा है, ठीक है ना। ओके, अगर हम इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल इमेज की वेलोसिटी दिखाए यहां से, तो ये हो गई इमेज वेलोसिटी, ये हो गई इमेज वेलोसिटी, और ये हो गई रिजल्ट। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया बेटा जी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और कितना आया 20 और पैरेलल कंपोनेंट कितना है बेटा जी 10, ठीक है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज का, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लिख सकते हैं ऐसे बेटा जी, कैसे लिख सकते हैं? यस, ये कौन सा कंपोनेंट? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया 20 अलोंग -i, तो हम लिखेंगे 20 इंटू -i। बात समझ में आ गई? उसके बाद पैरेलल वाला कंपोनेंट है, दिस इज 10, और किसके अलोंग है? अलोंग g, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव y डायरेक्शन। सो VI वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -20i प्लस 10g। सो दिस इज बेसिकली द लॉ। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, यानी कि इसकी स्पीड निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? यस, बिल्कुल सिंपल तरीके से, रूट ऑफ -20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाता है 500 आंसर आएगा। बात समझ में आ गई ना। रूट ऑफ 500, उसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट दो प्लेन मिरर्स हैं M1 और M2 which are parallel to each other, इनके बीच वाली जो डिस्टेंस है बेटा जी वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट O is placed at a distance of 4 सेंटीमीटर from M2। बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं। तो आपको क्या करना है? द क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट the distance between first image of mirror 1 and second image of mirror 2। बात समझ में आ रही है ना। Calculate the distance between first image of mirror 1 and second image of mirror 2। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अगर हम इस चीज को लिखें गौर से, ये आप लिख सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके अगर आपको आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, इस ऑब्जेक्ट की किस डिस्टेंस पे है फ्रॉम मिरर टू, इट इज गिवन दैट 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी जो इमेज होगी बेटा जी कहां पे बनेगी? इट विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, कोई मसला तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम यहां देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, टोटल में दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 4, तो ये कितना बेटा जी 6 सेंटीमीटर। यानी कि M1 जो इमेज बनाएगा यहां पे, वो किस डिस्टेंस पे बनाएगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ S, यू आर राइट, इट इज 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी सेम। सो दिस इज I1 ऑफ मिरर M1 एंड दिस इज योर बेटा जी I1 ऑफ मिरर M2। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन डिस्टेंस किस किस के बीच में निकालनी है? I1 ऑफ मिरर M1 एंड I2 ऑफ मिरर M2, यानी कि सेकंड इमेज ऑफ मिरर 2 एंड फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 1, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए,
आपने पैरेलल केस पढ़ा होगा, उसमें हमने देखा है कि व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर द नंबर ऑफ इमेज फॉर्मड विल बी इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है ना? तो कैसे, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये जो इमेज है विच इज फॉर्मड इन मिरर M1, नाउ दिस इमेज एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा है, ठीक है ना? सो सिंपल सी बात, this image formed by mirror M1 acts as a virtual object for mirror M2। therefore इसकी इमेज देखते हैं कहां पे बनेंगे। पहले देखते हैं डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस 10, और ये इमेज किस कहां पे लोकेटेड 6। तो इस मिरर से इस इमेज तक कितनी डिस्टेंस बेटा जी 16। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं? तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इमेज बनाए, मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ इसकी, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है बेटा जी ये कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये बन गई बेटा जी सेकंड इमेज ऑफ मिरर M2। इसके और इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी थी। तो देखिए ये कितना है 6, ये कितना है 10, 10 और 6 कितना हो गया बेटा जी? ये हो गया 16, और ये 16 तो टोटल में कितना आया? 32 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है ना? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन I1 of mirror 1 and I2 of mirror 2 कितना है बेटा जी? यस, इट्स इक्वल टू 6 प्लस 10 प्लस 16, तो कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं इस बात में? बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन था, ठीक है। विल शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको मैं आप कर देता हूं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक मिरर है बेटा जी, लेट अस सपोज दिस इज mm डैश। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट O को, विच इज एट एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस, लेट अस सपोज। तो इसकी इमेज बनेगी उसी डिस्टेंस पे जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा होगा। दिस इज इमेज। इस इमेज को मैं ओरिजिनल इमेज मानता हूं, IO इसको लिखते हैं, I फॉर इमेज, O फॉर ओरिजिनल। बात समझ में आ रही है ना? अब क्वेश्चन सेज दैट जो मिरर है हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हम ऑब्जेक्ट को अपनी ही पोजीशन पे रख रहे हैं। अब मिरर जो है इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। गौर से सुनिएगा, 10 सेंटीमीटर। तो मिरर यहां आ गया, गौर से देखिएगा, इसको मैंने यहां बना दिया, यहां नहीं बना सकता क्योंकि यहां आ गया, तो मैंने यहां पे बना दिया क्वेश्चन डायग्राम। ये बेसिकली है कहां? यहां पे होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने इस मिरर को डिस्प्लेस किया है कि ये भी मिरर वही है, mm डैश कितना बेटा जी 10 सेंटीमीटर। तो आपको बोलना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इमेज एंड न्यू पोजीशन ऑफ दैट इमेज। क्योंकि पोजीशन तो चेंज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, क्योंकि हम मिरर को चेंज कर रहे हैं, मिरर की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज दैट ये 10 है, लेट अस सपोज दैट ये जो सॉल्यूशन में देखिएगा मैं इस डिस्टेंस को x मानता हूं। Let us consider that object originally was placed at a distance of x from the plane mirror mm dash. Image will be formed at the same distance. You know that, huh? तब से तो यही पढ़े आ रहे हैं हम, image distance is always equal to object distance in case of plane mirror. बात समझ में आ रही? अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अब डिस्टेंस कितनी हुई मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं यहां पे दिखाता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये तो अपनी जगह, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यहां पे नहीं बना सकते, जमलिंग हो जाएगी, ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट है, तो टोटल में डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना हो गया बेटा जी? x तो ओरिजिनली था, कितना डिस्प्लेस किया मिरर को? 10, तो टोटल में कितना आ गया? 10 प्लस x और x प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? ऑब्वियसली उसी डिस्टेंस पे बनेगी। किस डिस्टेंस पे? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, व्हाट इज दैट? 10 प्लस x सेंटीमीटर। यू आर राइट। बात समझ में आ रही? सो दिस इज बेसिकली द इमेज, इसको हम बोलते हैं IO शिफ्ट डैश। बात समझ में आ गई ना? आपको इन दो के बीच में क्या निकालनी है? डिस्टेंस। लेट्स अज्यूम दैट, मैं अज्यूम करता हूं ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये बेटा जी d है, d फॉर डिस्टेंस। बात समझ में आ गई ना? कोई मसला तो नहीं? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन द प्लेन मिरर इज शिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो कितना है बेटा जी? इट इज d। तो हम इस d को कैलकुलेट कर सकते हैं। गौर से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन और ये इमेज की नई पोजीशन। बात समझ में? टोटल डिस्टेंस कितना? 10 प्लस x, 10 प्लस x, तो कितना? 2y ऑफ 10 प्लस x है 20 प्लस 2x, ठीक है ना?
अगर हम देखें ये x और ये x, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इमेज x प्लस x, दैट्स 2x, और मैं मान रहा हूं इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस d, तो टोटल में डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस d, यानी कि d प्लस 2x। क्या हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, क्योंकि x प्लस x, इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस d, ठीक है ना। तो टोटल में ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये हुई बेटा जी x प्लस d। मेरी बात समझ आ रही है ना। और यहां से कितनी टोटल डिस्टेंस? 10 20 x 2x। देयरफॉर हियर हम लिख सकते हैं हियर x प्लस d, x प्लस d, ये किसके बराबर बेटा जी? इट्स इक्वल ट्वाइस ऑफ 10 प्लस x, है कि नहीं? ट्वाइस ऑफ 10 प्लस x, ये बन गया बेटा जी 2x प्लस d, इट्स इक्वल 20 प्लस 2x। क्या इसको उड़ा सकते हैं? माइनस हो जाएगा पार करके, ट्रांसपोज करके, तो d किसके बराबर बेटा जी? इट्स इक्वल 20 सेंटीमीटर। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये हमने एज्यूम करा था d है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज, और यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस? x दैट्स 2x। अब नहीं 10 प्लस x, तो इनको इक्वेट करेंगे, वहां से आपको d का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? इनके बीच में ग्राफ डालना है। तो अगर मैं इस बात को क्लियर करूं, क्या आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है इनके सब प्लेन मिरर, है कि नहीं? अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम करते हैं, इमेज डिस्टेंस भी क्या होती है? कम। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं, वो भी क्या हो जाता है? ज्यादा। क्या अगर मैं ऐसे लिखूं, लेट x इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, गौर से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड y इज इमेज डिस्टेंस। x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और y क्या है बेटा जी? इमेज डिस्टेंस। x चेंज करेंगे y भी चेंज होगा, और कैसी रिलेशन है? ये इंक्रीज ए भी, ये डिक्रीज ए भी, तो क्या हम बोल सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मेरी बात समझ आ गई ना? तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर हम ऐसे बोले, अगर यहां से बेटा जी y और ये x स्टैंड्स फॉर यस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड y स्टैंड्स फॉर यस इमेज डिस्टेंस। जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जब हम ये वाली रिलेशन देखते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो यू नो दैट इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कोई मसला तो नहीं? अगर आपको फॉर एग्जांपल पूछा जाए एग्जाम में, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी व्हेन मिरर इज फिक्स्ड, जब मिरर फिक्स है, यानी कि मिरर मूव नहीं कर रहा है, तो उसमें भी आपको पता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? सॉरी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होती है वो हमेशा किसके बराबर? इमेज वेलोसिटी के बराबर। याद है ना? भूले तो नहीं? उसका मतलब ये हुआ, उसमें भी क्या आएगी बेटा जी? स्ट्रेट लाइन। यानी कि द ग्राफ बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी व्हेन मिरर इज स्टेशनरी, जब मिरर नहीं हिल रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो उस केस में अगर हम फॉर एग्जांपल ग्राफ डालें, तो वो चेंज नहीं होती है। जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उतनी इमेज की वेलोसिटी होती है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। होपफुली आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे। देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट जो हमें, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट हो, इससे एक रे ऐसे आई, दूसरी ऐसे गई, ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकली, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकली, तो ये इसकी इमेज बन गई यहां पे आई। बात समझ आ गई ना? होपफुली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? दे मस्ट बी इक्वल। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल। देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा जी, लेट्स कंसीडर दिस रिफ्लेक्टेड रे टू बी दी रिफ्लेक्टेड रे एट वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर mm डैश है, तो m डैश साइड से जो एक्सट्रीम पे सबसे लास्ट पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो ये है। बात समझ में आ गई ना? और दूसरी साइड से जो एक्सट्रीम पे रिफ्लेक्टेड रे है ये है। इसके पार कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, इसके पार भी कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, यानी कि ना लाइट यहां से पार है और ना लाइट यहां से। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इसी सेक्शन में है, बाकी सारी इसके बीच में आती है और ये एंड पॉइंट्स है उसके। मेरी बात समझ आ रही है ना? जो इन एक्सट्रीम्स के बीच में ये जो रीजन होता है, ये वाला रीजन जो होता है इन एक्सट्रीम्स के बीच में बेटा जी, ये वाला, ये इन दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में ये रीजन एक बन गया, ठीक है ना। इस रीजन को हम बेटा जी बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बिल्कुल। सो इट इज डिफाइंड एज द रीजन बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज व्हिच आर एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन मिरर। दो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो जो एक्सट्रीम पे लाई करती है, उनके बीच वाला जो रीजन होता है वी कॉल दैट रीजन एज फील्ड ऑफ व्यू। कोई मसला तो नहीं? आप गौर से देखिएगा,
लेट सपोज ये आप देखने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ये यहां पे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बंदा है वो उसको यहां देखने की कोशिश कर रहा है, गौर से देखिएगा। ठीक, ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। अगर हम पर्सन 2 की तरफ देखें, यहां से कोई रिफ्लेक्टेड रे तो है नहीं, यहां से सारे रिफ्लेक्टेड रेस है, उसका मतलब ये हुआ person P1 will be able to see the image of this object and person P2 will not be able to see its image। बात समझ में आ गई ना। तो उसका मतलब ये हुआ in order to view the image of an object, एक ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए a person must necessarily be lying in a region that's called as field of view। वो किस में आना चाहिए? field of view में होना चाहिए। अगर वो field of view में है तब जाके इसकी इमेज दिखेगी, अगर वो उस field of view में नहीं आता है तब वो इमेज बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बेटा जी? इट इज द रीजन बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ a mirror, not plain mirror, of a mirror, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर स्फेरिकल मिरर्स एज वेल, ठीक है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू रीजन होता है बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो रीजन होता है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है ना। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर्स। इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं जिस चीज को हम डिस्कस करें। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे ज्यादा, ठीक है ना। इफ यू फील कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, you can send me that in comments, or you can also WhatsApp me that question। मैं आप हम और आप मिल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।